हेलो माय लवली फ्रेंड्स आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग ARK9 डियर ऑल। फटाफट से डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, याद रखिएगा। इन समय जो सेशन चल रहा है ना, ये लगातार जो पार्ट में आप फोकस कर रहा हूं, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो पे अटेंशन। बाद में मत करना क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्वेश्चन, सर हमने ध्यान नहीं दिया। दैट्स आई एम टेलिंग यू, और बहुत बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू ज्वाइन कर रखा है जिन लोगों ने ना, याद रखो इन दोनों का किया हुआ मेहनत तुमको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, आई गारंटी। और ये बात तुम खुद समझ रहे हो, क्योंकि तुम रोजाना टेस्ट अटेम्प्ट करके खुद अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी कर रहे हो। हम तो बता ही रहे हैं, इसके साथ आप भी चेक कर रहे हो। ऑलराइट, नाउ विदाउट दिस टाइम लिसन वेरी केयरफुली। एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन राइज हो सकता है एग्जाम में, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर ये जितनी मीटिंग्स हमने, ऑफ कोर्स हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि जो जो कमिटीज इंश्योरेंस कंपनी केसेस में हमने पढ़ी अब तक ना, सर इन कमिटीज की मीटिंग का ये रोटेशन क्या रहेगा। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा। कहता है नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी और विद प्रॉफिट कमेटी, इनको छोड़ के, बोला इनको हटा के बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी की मैंडेटरी कमेटी है, बाकी जितनी भी, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो, इन्वेस्टमेंट कमेटी हो, ठीक है, ऐसे जितने भी हम लोग देखे मैंडेटरी कमेटी है, उनको मीटिंग करना होगा उन कमेटीज को 4 टाइम्स और सर 4 टाइम्स इन अ ईयर। ध्यान से नोट करते जाओ यार, अपने मॉड्यूल में साइड में लिखो, अभी के भी लिखो, बाद में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एंड कहता है गैप बिटवीन 2 मीटिंग नॉट एक्सीड 4 मंथ्स। फटाफट से लिख दीजिएगा, ये 2 काम कर जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, कौन सी? NRC, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSRC एंड विद प्रॉफिट। इनको बाकी इनको छोड़ के, क्योंकि ये भी मैंडेटरी हैं ऑफ कोर्स कमेटी, लेकिन इनकी 4 टाइम्स होना जरूरी नहीं है। बाकी जितनी मैंडेटरी कमेटीज, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, इनके केसेस में 4 मोर मीटिंग्स, इनकी 4 कमेटी मीटिंग्स होनी मैंडेटरी है। वापस बोलो, 4 कमेटी मीटिंग्स मैंडेटरी है। एंड गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव मीटिंग्स शैल नॉट एक्सीड 4 मंथ्स। कॉरम की अगर बात करें, कॉरम कहता है 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। और अगर किसी कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, लाइक ऑडिट कमेटी, ठीक है, तो ऐसा केस में उस कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उस मीटिंग को अटेंड करेगा। बट सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, नहीं आ सकता है, तो अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करेगा। और अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि जो अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा ना, वो भी क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 कह रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉमिनेशन कमेटी को, या हम बात करेंगे CSRC को या विद प्रॉफिट कमेटी को, इनको ना 4 मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है। बाकी जितना भी मैंडेटरी कमिटीज है इंश्योरेंस कंपनी का, उनको 4 कमिटी मीटिंग्स करनी पड़ेगी इन अ ईयर। Gap between 2 successive meetings should not exceed 4 months. Quorum 2 or 1/3 whichever is higher. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कमेटी में है तो उसको भी मीटिंग अटेंड करना है। बट अगर किसी रीजन से अगर वो अपॉइंटमेंट, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, तो अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। एंड अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 161 सबसेक्शन 2 के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब जो अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इतनी सी बात है, अगर तुमने ध्यान से सुनी तो ये इतनी सी बात खत्म हो गई। प्रोबेबिलिटी रखता है क्वेश्चन आने की, और आए या नहीं आए तुम अपने ब्रेन में तो सेट करो उसको। ऑलराइट, नाउ अब सर एग्जाम में हम आएगा तो ऐसे क्या आपने जो बता रहे, नहीं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, समझो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहाँ ना इसको, यहाँ पर जो बोला है मैंने भी आपको, ये कंप्लीटली डिफाइन किया हुआ है, तो इसको कैच कीजिएगा और माइंड में अच्छे से रखिएगा। आगे का पार्ट चलते हैं फटाफट से। अब बात करने वाले हैं KMP, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखिएगा KMPs का। यहाँ जब हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं ना, KMPs के लिए ध्यान सुनना, जब भी हम बात करें KMPs की यहाँ पर, तो हमें फोकस हमारा क्या रहेगा? कंपनी का CEO, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का, W होल टाइम डायरेक्टर एंड MD और अदर फंक्शनरीज, इनकी हम बात कर रहे होते हैं। इसको हम बोल रहे होते हैं यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सन। वापस बोलो, की मैनेजरियल पर्सन की ना अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन जो होगी ना, वो अथॉरिटी की अप्रूवल से होगी। कौन अथॉरिटी आ गई सर? IRDA भाई, और कौन आएगा? IRDA की अप्रूवल से होगी। कहता है कि इनकी अपॉइंटमेंट करिएगा, रीअपॉइंटमेंट करिएगा, टर्मिनेशन कीजिएगा। एंड जब भी याद रखिए कि अपॉइंटमेंट हुई होगी तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? चेक करेगा फिट
एंड प्रॉपर पर्सन वाला क्राइटेरिया, फिट एंड प्रॉपर पर्सन वाला क्राइटेरिया, वापस बोलो फिट एंड प्रॉपर पर्सन वाला क्राइटेरिया। और अगर सीईओ फिट एंड प्रॉपर पर्सन वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है, फिर ये क्या करेगा, बोर्ड रिकमेंड कर देगा, ये अप्रूवल के लिए भेजेगा किसको, आईआरडी को। आईआरडी देखेगा, आईआरडी बोलेगा हाँ ठीक है ये लड़का सही है, इसको सीईओ बनाओ, ठीक है। सेम यहाँ पे हम डब्ल्यूटीडी की बात कर रहे हैं। अच्छा ध्यान सुनना, क्योंकि ये जो आप फंक्शन है देखो, इनका रोल आप बहुत सारे समझते होंगे। सीईओ है या हम बात करें डब्ल्यूटीडी है या एमडी है, ये कंपनी के ऑपरेशंस और डे टू डे मैनेजमेंट पे इनका फोकस होता है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कि कंपनी की ऑपरेशन एक्टिविटी कैसे हो रही है, जो पर्पस से कंपनी बना हुआ है वो रेगुलर बेसिस पे कैसे फंक्शन कर रही है, या कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट, मतलब ये टॉप पोजीशन पर है तो अपना जितना भी सबऑर्डिनेट्स है उनका वर्क परफॉर्म चेक करता है। तो ये क्या कर रहा है, सीईओ, डब्ल्यूटीडीओ, एमडीओ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेशन एंड डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब देखो यहां पर आओ, कीवर्ड्स बताता जाऊंगा ताकि आप लोग फटाफट समझ जाएं। सीईओ, डब्ल्यूटीडी और एमडी कह रहा है कंपनी अदर फंक्शनरीज responsible for the operations, हाईलाइट करना डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन लाइन विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी। अब सर कैसे याद रखूंगा, अब सिंपल सी बात है ना, ये लोग क्या कर रहा है, ध्यान सुनना, अपने साइड में नोट भी बनाओ ऐसे यार भैया, कॉपी साइड में रखो यार। अच्छा नंबर चाहिए ना, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, याद रखेगा। काम चलाने वाला चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर चाहिए कॉपी साइड में रखो, नोट करो फटाफट से या मॉड्यूल में लिखो, लेकिन इतना लिखना तुम्हें अच्छे से पढ़ने में आ जाए, इतना छोटा मत कर देना। देखो कहता है ये लोग, अब जो ये लोग अपना रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, ठीक है, ये किसके अंडर सुपरविजन में रहेगा, ध्यान सुनना, ये ध्यान से किसके, कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स कमिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी का काम फंक्शन को बच्चे जानते हो, ऑडिट कमेटी देखेगा अरे हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है कंपनी में, तो सीईओ को बुला सकता है और सी अकाउंटेबल होगा किस केस में, जब ऑडिट कमेटी बुलाएगा। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी के क्या देखिएगा अंडर सुपरवाइज किया जाएगा, कहता है कि डायरेक्शंस कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सी कमेटी। Section 34A of Insurance Act 1938 requires prior approval of authority appointment remuneration of CEO and WTD। अभी ये बताया था क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या टर्मिनेट किया सीईओ और WTD को, इट्स रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA। वन मोर टाइम, क्या कर रहे हैं सर, सीईओ अगर इंश्योरेंस कंपनी का या WTD अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है, रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, टर्मिनेट कर रहे हो, तो सेक्शन 34 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या बोलता है कि भाई साहब आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, IRDA का। ऑलराइट, नाउ the authority expects the CEOs to be responsible for the conduct of the company affairs in a manner which is not detrimental to the interest of the policy holders। क्योंकि देखो डे टू डे के फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सीईओ की है, तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कैरी नहीं की जाए जो किसके लिए किसके अगेंस्ट हो, पॉलिसी होल्डर्स के अगेंस्ट हो, किसी भी तरह की स्कीम है, उनका फंड का मिसयूज हो रहा है, मत पकड़ में आ रहा है, ये प्रीमियम को गलत अप्लाई किया जा रहा है उनके, ये क्लेम्स को इंटेंशनली यहाँ पे देखिएगा पास नहीं किया जा रहा है, ये एक्टिविटीज को ध्यान से देखिए, which is consistent with the policies and directions of the board. The board should ensure that carry out the effective diligence to establish that the new committee is fit and proper person before recommending the name of the authority approval। अब ऐसे हम कैसे देखेंगे, बोर्ड का काम क्या है, बोर्ड से करेगा फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ। Once the such person is as per the fit and proper person criteria, suppose if he suppose जैसे एग्जांपल समझते हैं, let's see Mr. A is an applicant, ठीक है, ये एक applicant है for the post of CEO। अब आपने देखा फिट एंड प्रॉपर, ये मैं खूब पढ़ा चुका हूँ पहले, बार इसी चैप्टर में बार उसमें सब कुछ पढ़ा है, फिट एंड प्रॉपर पर्सनल क्राइटेरिया, ठीक है। तो बोर्ड की एक अप्रूव पॉलिसी है, बोर्ड पॉलिसी है, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया। लेट्स सी मिस्टर ए इसके अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, बोर्ड को क्या करेगा, IRDA को अब इनको रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ जो IRDA है ना, वो कंसीडर करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए की, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। सेम समझना, अगर सीईओ रिजाइन कर देता है, सीईओ अगर रिजाइन करता है, मिस्टर सी मान लो ए अपॉइंट हो गया सीईओ, अब इन्होंने अगर रिजाइन भी कर दिया तो यू नो व्हाट, इसके बारे में इंटीमेशन दो, किसको इन्फॉर्म करो, IRDA को, एंड विद द रीजन देना पड़ेगा कि किस रीजन पे उन्होंने रिजाइन किया है, फिर ये हमारी जिम्मेदारी है, सीईओ लिख के देगा ना रेजिग्नेशन। तो इन केस सीईओ रिजाइन, द अथॉरिटी शुड बी केप्ट इन्फॉर्म ऑफ सच रेजिग्नेशन एंड द रीजन दे ऑफ, ये भी बताना पड़ेगा।
राइट। एंड इंश्योरेंस का देखो ये ध्यान से रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला पॉइंट, प्रोहिबिट्स मैनेजिंग डायरेक्टर अदर ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, किसका कह रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या कहना चाह रहे हैं सर, कंपनी के एमडी, ध्यान सुनना मेरी बात को, नोट कर लो, चाहे कंपनी का, कौन सी कंपनी का एमडी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कह रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है इसके ऑफिसर्स, ठीक है, ये किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में या बैंकिंग कंपनी में या इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या नहीं हो सकते, एज MD या ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम वो एक कंपनी में MD है, दूसरी कंपनी में जाके MD बन जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में या बैंकिंग कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में एज MD ऑफिसर सेम टाइम पर नहीं हो सकते हैं, याद रहेगा। एज अपॉइंटमेंट ऑफ CEO मेड विद द प्रायर अप्रूवल IRDA, द बोर्ड शुड टेक proactive steps to decide on continuance of CEO well in time before the expiry of his tenure or to identify the new incumbents। अब देखो ये बात समझने वाली बात है, क्या होता है, अब एक पर्टिकुलर CEO का आपने अपॉइंटमेंट किया, अब उसके अपॉइंटमेंट जो है एक टेन्योर कंप्लीट होने आ रहा है, तो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही ना बोर्ड क्या करता है, फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है कि न्यू इनकम्बेंट समझते हैं, नया कोई भी ऑफिसर जो कंपनी को ज्वाइन करेगा। अब वो भी उस प्रोसेस में भी क्या होगा, जब वो ज्वाइन करने के लिए वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया फुलफिल करता हो जिसको आप CEO अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। एंड फिर बोर्ड उसी केस में क्या करता है, वापस से IRDA के अप्रूवल के लिए तो सेंड करता है। इसी बात को जान समझते हैं, देखो authority requires the proposal to be submitted with the approval of the board at least a month before the completion of tenure of the new incumbent। अब जो आपका याद रखिएगा एग्जिस्टिंग CEO है, अब उसका टेन्योर कंप्लीट होने आ रहा है, तो उससे एटलीस्ट 1 महीने पहले ही जो आप नए किसी और को CEO अपॉइंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप IRDA को सेंड करेंगे, ताकि दोनों की अपॉइंटमेंट्स होने के बाद में CEO का पोस्ट जो है वेकेंट नहीं रहे, ठीक है। जैसे मैंने बताया CEO इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप सोच के देखिए, कंपनी के ऑपरेशंस एंड डे टू डे मैनेजमेंट में इसका कोर फोकस होता है, तो आप ये सोच के देखिएगा अगर इतनी क्रूशियल पोजीशन ही अगर वैकेंट रहेगी, कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत बड़ा ही देखिएगा एक डिसएडवांटेज होगा। इन दैट केस याद रखिएगा, जब भी नए CEO की अपॉइंटमेंट होगी तो जो एग्जिस्टिंग CEO है उसकी याद रखिएगा टेन्योर कंप्लीट होने से एटलीस्ट 1 मंथ पहले नए इनकम्बेंट की डिटेल्स किसको भेजी जाएगी, IRDA को, प्रोवाइडेड कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया भी पूरा करता हो। ऑलराइट सर, as a corollary, the insurer should also have practice in place for succession planning for the key senior functionaries through the process of identification and nourishing of individual for taking over the senior management positions। अब ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या देखो इंश्योरेंस को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो उसके एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं लोग ना, जो इंडिविजुअल्स के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर भी जरा ये देखा जाए कि वो क्या उस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि वो CEO पोस्ट के लिए नॉट एलिजिबल हो, तो ये भी देखा जाए, और अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें नरिश किया जाए, मतलब उनको इस लेवल पर ट्रेन करा जाए ताकि वो CEO की पोस्ट के लिए भी याद रखिएगा रेडी हो सके। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर कंपनी में मोस्ट एक्सपीरियंस सीनियर ऑफिसर है, ऑफ कोर्स ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज CEO, तो ये कंपनी इस चीज को भी फॉलो करे। आई होप मेरे बच्चों को ये बात सुनना आया होगा। अब इसमें तुम कीवर्ड्स अगर ध्यान से देखो ना, तो मैं तुम्हें अगर इन शॉर्ट बताऊं, CEO की हमने बात करें यहाँ पे उसका रोल के एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी ऑन WTD एंड MD के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखा जाए तो क्या उनका खास रोल होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आधा बात पकड़ में आ गया। उसके बाद उनको समझना है क्या इनके लिए ये किसके डायरेक्शन सुपरविजन में वर्क करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड कमिटीज के। सेक्शन 34 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 938 क्या कहता है कि इन लोगों का अगर आप अपॉइंटमेंट करेंगे या रीअपॉइंटमेंट करेंगे या फिर टर्मिनेट करेंगे, वो विद अप्रूवल होगा कैसा, IRDA, ठीक है। अगर CEO रिजाइन करता है इन केस तो ऑफकोर्स इंटीमेट कीजिएगा किसको, इमीडिएटली IRDA को। ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया को कंसीडर किया जाएगा, उसी के बाद अप्रूवल लेनी होगी किसकी, IRDA की। ये एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। MD अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो सेम टाइम पर वो किसी और कंपनी के MD, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD या बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी के MD नहीं हो सकते हैं, ऑफिसर्स नहीं हो सकते हैं। ऑल राइट। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरीज। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका अपना ही एक देखो रेगुलेशन है, ध्यान से देखना है क्या है।
IRDA अपॉइंटेड एक्चुअरी रेगुलेशन 2000। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा हमको ध्यान रखना है। देखो एक्चुअरी का रोल क्या है, अगर ध्यान से देखें, रिस्क को एनालिसिस करना है ना, कैलकुलेट करना इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हम जब बात करते हैं बेसिकली यहाँ रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। जैसे एक एक चीज को हम देखो डिस्कस करता हूँ पॉइंट से। कहता है इसके लिए पहले हमको कौन सा देखो रेगुलेशन बनाया हुआ है IRDA ने, स्पेसिफिकली अपॉइंटेड एक्चुअरी रेगुलेशन 2000, डीलिंग द प्रोसीजर फॉर हिज अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, पावर एंड हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ये रेगुलेशन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। बोलो अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ये जनरल से बात है इसलिए रिवाइज कर लो। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड पावर और ऑब्लिगेशंस। रेगुलेशन रिक्वायर्स दैट द प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी शैल बी टेकन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटेड एक्चुअरी। अब देखो यहाँ पर हमको याद रखना है क्या, ऐसे अपना मॉड्यूल में लिख लो, प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA अपॉइंटमेंट के अंदर। क्यों ये लिख पाता हूँ ऐसा बड़ा बड़ा साइड में, उसका रीजन है एग्जाम में ना, कल आपका मान लो जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपके पास इतना वक्त थोड़ा थोड़ा रीडिंग करोगे तो जब आपको पॉइंट्स अलग से दिखाई देंगे तो अपनी रिकैप करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ द बोर्ड शुड इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट आर, अच्छा ये यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट को आपने ध्यान से देखना, हो सकता है किसी का माइंड में आ रहा हो, तो आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, CEO की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटेड एक्चुअरी की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। ऐसे एक लिस्ट बनाकर आप साइड में मेंशन कर सकते हो कि IRDA का अप्रूवल लगेगा इन केसेस में, ठीक है, ताकि वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। अब देखो बोर्ड के लिए क्या कहता है, बोर्ड इन बातों को इंश्योर करे क्या कि भाई अपॉइंटेड एक्चुअरी जो है should qualify and satisfy the fit and proper person criteria। इसको ऐसे हाईलाइट करके बैक एकदम बंद कर दो, इजी रहेगा याद करना। अब कैसे कह रहा है, एज पर द अपॉइंटेड एक्चुअली रेगुलेशंस, क्योंकि इसी में तो लिखा हुआ है ना कि अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, पावर, ऑब्लिगेशन किसके एक्चुअलीज के क्या होंगे। फिर कहता है क्लियरली सेट फॉर द अपॉइंटेड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडवाइजरी रोल विज़ द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक बनाओ और इसको ऐसे बंद करो। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि क्वालिफाई होना चाहिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे एक्चुअली की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडवाइजरी फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। अब कहता है अपॉइंट एक्चुअली एज स्पेसिफाइड इन द IRDA, बात पकड़ मारा है। अपॉइंटेड एक्चुअली realizes that entity does not compile or likely to fail compile with requirements of solvency, other parameters of sound operations, inform the board। और अगर बोर्ड भी कोई एक्शन नहीं लेता है देन किसको इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म द IRDA। तो यहाँ पे यहाँ से हाईलाइट करो, एंटिटी डज नॉट कंपाइल विद और फेल्स टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्वेंसी और अदर पैरामीटर्स, तो ऐसे हाईलाइट करो। तो किसको पहले इंटीमेट करेगा, ये बोर्ड को। बोर्ड ने अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर IRDA को इंटीमेट करेगा। 3 पॉइंट हमने याद किया एक्चुअली के बारे में। एक्चुअली का जो खुद का रेगुलेशन वो क्या है, अपॉइंटेड एक्चुअली रेगुलेशन यहाँ पे बात कर रहा है, जिसकी क्या बोल रहे हैं 2000। सर इसके अलावा हमने क्या देखा इसके अंदर, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। सो सच पॉइंट एक्चुअली मस्ट क्वालिफाई द क्राइटेरिया फिट एंड प्रॉपर पर्सन। ऑलराइट, इसके अलावा हमने देखा कि क्वालिफाइड होना चाहिए एज पर द अपॉइंटेड एक्चुअली रेगुलेशन 2000। इसके अलावा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहीं पर यहाँ बताया जाएगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके एडवाइजरी फंक्शंस क्या क्या होंगे। इसके अलावा हमने देखा थर्ड पॉइंट के अंदर कि अगर जो हमारी एंटिटी मतलब इंश्योरेंस कंपनी अगर वो कंपाइल नहीं कर रही है विद रिक्वायरमेंट्स, नॉट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इन दैट केस वो क्या होगा वहां पर रिगार्डिंग व्हाट सोल्वेंसी एंड साउंड, यू नो व्हाट साउंड ऑपरेशन पैरामीटर्स साउंड ऑपरेशन, इन दैट केस यहाँ पर वो इंटीमेट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर IRDA को इंटीमेट कर देगा। ऑलराइट, अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, ऑफ कोर्स बोर्ड करेगा, लेकिन विदाउट द अप्रूवल ऑफ IRDA वो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ अपॉइंटेड एक्चुअली शैल प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस और सर्टिफिकेशन टू द बोर्ड विद रिगार्ड टू। कहता है जी अभी क्या क्या, देखो ध्यान सुनना, एडवाइस तो देगा ही देगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन टू द बोर्ड विद रिगार्ड टू, ध्यान से आ जाओ। देखो एस्टिमेशन ऑफ टेक्निकल प्रोविजंस अकॉर्डेंस विद द वैल्यूएशन फ्रेमवर्क सेट अप बाय द इंश्योरेंस। एस्टिमेशन ऑफ टेक्निकल प्रोविजंस, अब देखिए क्या होता है, रिस्क को जब कैलकुलेट किया जा रहा होता है ना इंश्योरेंस कंपनीज में, तो कैसे आप किन पैरामीटर्स पे रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं और किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं। एक्चुअली का मेन फंक्शन यही होता है कि वो यहाँ पर रिस्क, जैसे मैंने बताया, रिस्क को एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, ठीक है, ऐसा काम होता है। और ये फोरकास्ट भी करता है इन चीजों को कि रिस्क कब कैसे अराइज हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है कि एस्टैब्लिश किया जाए एक टेक्निकल प्रोविजंस, कैसे आप रिस्क को कैलकुलेट करें रिगार्डिंग द वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन फ्रेमवर्क। दूसरा कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिस्क।
देखिए सारे रिस्क ही मटेरियल, इट इज नॉट नेसेसरी। मटेरियल रिस्क का मतलब है जब किसी पर्टिकुलर कंपनी को वो रिस्क ज्यादा इंपैक्ट करेगा। लाइक अगर मैं जैसे बोलता हूं आपको, मैंने कई बार बताया भी है कि अगर एक्सेसिव क्लेम अराइज हो सकते हैं, मान लीजिएगा इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी मॉडल है सामने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट जो है एसेट्स ट्रीट हो रही है। जो लायबिलिटीज है मतलब जो उसके क्लेम्स अराइज हो सकते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी पे। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइफ इंश्योरेंस है और यहां पर मैंने पहले भी बताया अपने एग्जांपल में एक्सेसिव क्लेम आ जाते हैं, मान लीजिएगा ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड है, इसकी वजह से या कोई जैसे हमने देखा था पैंडेमिक आ जाता है, ऐसे केसेस में अंदर क्या होगा, एक्सेसिव क्लेम्स अराइज हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर देखना जरूरी है कि फ्यूचर में ये मटेरियल रिस्क है क्या। और मटेरियल रिस्क कैसे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जब एसेट्स हैं, एसेट्स क्या इतनी सफिशिएंट है वो डिस्चार्ज कर सकती है लायबिलिटीज को, बात पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पर मटेरियल रिस्क को भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये काम किसका, एक्चुअरी का है। फाइनेंशियल कंडीशन टेस्टिंग, अब ये एक बार तो है नहीं, ये देखिए कि पीरियडिकली टेस्ट होगा कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन रिगार्डिंग व्हाट, लिक्विडिटी, ठीक है, कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी की सोल्वेंसी चेक करना, सोल्वेंसी टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करना था। फाइनेंशियल पोजीशन टेस्टिंग, सोल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब सोल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब समझ रहे हो कि अगर कंपनी ना, देखो समझो सोल्वेंसी मार्जिन का मतलब क्या है, अगर क्लेम्स अराइज हो जाते हैं, क्लेम्स दिए जाते हैं, क्लेम्स को पे ऑफ करने के बाद में कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैसा रहता है, समझो कंपनी के कैपिटल पोजीशन क्या रहती है, जब हम बोलते हैं कंपनी सोल्वेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा कंपनी ने एक क्लेम पास किया, उसके बाद भी कंपनी के पास 5 एसेट्स बाकी हैं, मतलब एक क्लेम के अगेंस्ट 5, तो इसे बोलते हैं लोअर रिस्क लेवल। मतलब कैसे कि 1 क्लेम अगर पास कर रहा है, मतलब एक क्लेम मतलब लायबिलिटी, तो उसके पास 4 एसेट्स अभी भी हैं, तो ये क्या कहते हैं, सोल्वेंट पोजीशंस। वैसे IRDA ने बता रखा है कि सोल्वेंसी मार्जिन जो होना चाहिए ना वो 150% होना चाहिए एट ऑल टाइम। अब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि कैपिटल उसके पास ऑल टाइम इतनी मेंटेन होनी चाहिए अगेंस्ट द क्लेम्स, ठीक है, जितना क्लेम्स राइज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट उसके पास इतनी कैपिटल ऑल टाइम मेंटेन होनी चाहिए। तो क्या बता रहा है, सोल्वेंसी मार्जिन। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रीमियम एंड सरेंडर वैल्यूज, कितना होना चाहिए प्रीमियम उसको देखेगा। प्लस एलोकेशन ऑफ बोनसेस टू द विद प्रॉफिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। विद प्रॉफिट आप जानते हैं कौन सी कंपनी देती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं विद प्रॉफिट, मैंने इससे पहले वाला सेशन में डिटेल में बताया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग फंड्स, ये भी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस केसेस में रहती है, मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग फंड्स। प्रोडक्ट डिजाइन एंड रिस्क मिटिगेशन, प्रोडक्ट डिजाइन मतलब यहाँ पे किस चीज का, प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज किस तरीके की, किस फीचर्स की हैं, एंड उनको अगर हम साथ में देखेंगे कैसे क्या कह रहा है अलग से, वो रिस्क मिटिगेशन और किस पॉलिसी, देखो पॉलिसी किस तरह से बनाई गई है, बनाने का मतलब किस फीचर्स की हैं, उसमें किस तरह का क्लेम्स अराइज हो सकते हैं और उस रिस्क को कैसे, अब जब क्लेम अराइज होगा तो क्या देखेगा, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, आपके रिस्क को ही तो प्रोटेक्शन दे रही है, एंड सपोज अगर वो रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए। ऑलराइट, नाउ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। अब देखो ये एग्जाम में हमको पॉइंट्स अगर लिखने हैं ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे समझ के रखना है, एस्टिमेशन ऑफ टेक्निकल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिस्क, फाइनेंशियल पोजीशन टेस्टिंग, सोल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अप्रोप्रिएट ऑफ प्रीमियम, एलोकेशन ऑफ बोनसेस। सर आपने तो बड़बड़ बोल दिया, हमको ऐसा कहाँ याद रहेगा बेटा, 2-5 बार बोलोगे तभी तो याद होगा, तभी तो मैं बार बार बता रहे हैं, समझा इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में 5-6 पॉइंट तो रह ही जाएं। जैसे एक बार को ट्राई करके देखते हैं। सर पहले क्या देखा, देखिए क्या करेंगे आप, एक फ्रेम आउट बनाइएगा, किसके लिए, एस्टैब्लिश कीजिएगा। क्या सर हमको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, हाँ जी, आपको नहीं करना है, एक्चुअली करना है काम। अगर आप एक्चुअली हैं तो आप कर सकते हैं काम। अच्छा देखो 2-3 चीजें मैं बार बार जब मैं रिपीट करता हूँ ना, तो इसलिए करता हूँ हर बात को रिपीट बार बार, क्योंकि वो वर्ड्स अगर आपके साथ नए हैं, समझना, आपको आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं और आपने वो वर्ड्स पहली बार पढ़े हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उसको बार बार बोलने से वो आपके ब्रेन में जाकर सेट होना स्टार्ट होंगे, मतलब आपको बार बार रिकॉल करेंगे तो वो याद होने लगेंगे। तो नए वर्ड्स में कई बार दिक्कत आता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलेंगे, रिकॉल करेंगे बार बार, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, याद भी रहेंगे। नए नए वर्ड ऐसे तो बैठेगा, ठीक है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे यहाँ पढ़ रहे हो।
कुछ ऐसे भी हैं वर्ड्स हैं आपको इजीली पकड़ में आ रहा होगा। फाइनेंशियल कंडीशन टेस्टिंग, अब ये सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि ऑल टाइम सॉल्वेंसी चेक करना, लिक्विडिटी है नहीं, और खास तौर से जब हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी की, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। तो ये वर्ड आई डोंट थिंक सो कि इसको बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करना है। फाइनेंशियल टेस्टिंग है ना, फाइनेंशियल पोजीशन टेस्टिंग। ये हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिस्क। अब मटेरियल रिस्क का मतलब ये है कि जो रिस्क एक्चुअली इंपैक्ट कर सकता है। रिस्क के भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकता है, वो रिस्क लीगल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, इकोनॉमिकली हो सकता है, इश्यूज अराइज हो रहे हो, रेपुटेशन रिस्क हो सकता है, ये बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। या हमने बोला सोल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये इसको ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे ना, बार बोलेंगे तो अच्छे से याद होंगे। समझाऊं मैं, आप रिकॉल जरूर करो बार बार। चलिए आगे देखते हैं। देखो कहता है ये जो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, ये बात बेसिकली कह रहा है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके लिए है। और बोला अलग साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर जो कि नॉन है ना ऐसी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस कर रही हैं कंपनीज, उन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी जो नॉन लाइफ मतलब जनरल इंश्योरेंस दे रही हैं, उनके लिए भी यही ऑलमोस्ट एस्पेक्ट्स कवर होंगी, सम एडिशनल कंडीशंस। अब यहाँ पॉइंट आता है खेल एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब हमारा क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए क्या रेगुलेशन 2002 पढ़ना पड़ता है सर, रेगुलेशन हाँ ऑफकोर्स। यहां पर भी याद देखेगा डिस्क्लोजर्स में जब इसका रोल आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी आप यहां बात करेंगे किसके लिए, क्या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेशन 2002 बोलेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स, बोलेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेशन 2002। एग्जाम में इसलिए कह रहा हूँ लिख के आएंगे ना, बाबा बोलेंगे याद रहेगा, रेफरेंस लिख कर आएंगे तो एग्जाम में इंप्रेस होगा कि हाँ पढ़ के आया कुछ। ऑलराइट ना, empower the authority to issue directions guidelines on appointment, continuation and removal of the auditor of the insurance। अब देखो यही ये एक्ट, ये जो रेगुलेशंस है कौन सा, preparation of financial statements and auditor report of insurance company, regulation 2002। ये IRDA को पावर देता है अपॉइंटमेंट, कंटिन्यूएशन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। The guidelines includes what? Prescription on the qualification experience of the auditor। ये भी बताता है कि बोला हम इसे बताएंगे कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। रोटेशन एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, सारे एस्पेक्ट्स कम कर रहा है। रोटेशन एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, रोटेशन कितनी बार होना है एंड कितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट होगा। सर क्या कह रहे हैं आप, ध्यान से सुन लो कान खोल के बेटा। IRDA ने रेगुलेशन बनाया कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेशन 2002। उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है, अपॉइंटमेंट इसका ऑडिटर का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम बात करें अपॉइंटमेंट की उसके, या रिमूवल की बात करें, या उसके कंटिन्यूएशन की बात करें, या उसके ऑफकोर्स क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें। ये कहाँ लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेशन 2002, जो पावर देता है किसको, IRDA को। ऑलराइट, अब यहां देखो, बोर्ड शुड देयरफॉर इंश्योर दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर कंप्लायंट विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हमने अभी पढ़ी है, बता रहा हूं जो रेगुलेशन बता रहा है। There are no conflict of interest in their appointment। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कैसे होता है, रिलेटेड पार्टी नहीं हो, ठीक है, और सारी एस्पेक्ट्स अदर एस्पेक्ट्स भी कवर करनी पड़ेंगी ना। An auditor should possess the competence and integrity to alert the appropriate authorities promptly to any event that could seriously affect the insurance company financial position। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड डिडक्ट किया है इसके अंदर, ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया, वो लेटर ऑन उसकी फाइंडिंग्स में, ऑडिटर के फाइंडिंग्स में आए, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस इन नेचर है, तो वो इमीडिएटली इंटीमेट करेगा। Unorganized structure and administration or accounting of any criminal violation और material irregularities that come into his notice। तो इसका किसका ड्यूटी है यार, ऑफ कोर्स ऑडिटर का ड्यूटी है। अब ऑडिट कमेटी इसके पीछे लगा रहेगा, मतलब ऑडिट कमेटी पीछे लगा रहेगा, मतलब कि जो इंटरनल, वो ऑडिट कमेटी देखेगा कि वो पूछेगा कि भाई ऑडिटर आपने ऑब्जर्व किया कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ठीक है, आपकी फाइंडिंग्स क्या रहा है, आपका ऑडिट स्कोप क्या होगा, स्कोप ऑफ ऑडिट जिसे हम बोलते हैं। ये सारी एस्पेक्ट्स ऑडिट कमेटी कंसल्ट करते के साथ में ऑडिटर के साथ में क्या हो रहा है, देखो आओ। Access to board and audit committee। Audit committee should have discussion with the statutory auditor periodically about the internal control system, scope of audit and observation of auditor। तीन काम के लिए याद रखिए मेनली, ये तीन काम सिर्फ कहने में यहाँ तीन है, बहुत ही ज्यादा
याद रखिएगा डिटेल प्रोसेस होता है, जब फील्ड में होगे तब आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे। ऑलराइट, आई नो दैट वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नाउ लिसन, 3 खास एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। क्या क्या करेगी ऑडिट कमेटी? सर एक तो सर ये कंसल्ट करेगी स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में ऑडिटर से, बहुत लॉजिक सा पॉइंट है, ठीक है। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह का कंपनी का, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस क्या है उसको लेके। Now, a review of the quarterly and half-yearly annual financial statements as made before the submission to the board of directors. Also ensure compliance with the internal control system. Statutory auditor, अब उसके statutory auditor के पास भी directly assess है किसको, बोर्ड को वो assess कर सकता है through audit committee। अब देखो समझो यहाँ पे कह रहा है should also assess to board of director through audit committee। through audit committee का मतलब अगर कोई भी अगर ऐसा इशू राइज होता है तो ऑफकोर्स ऑडिट कमेटी से कंसल्ट करेगा, एंड ऑडिट कमेटी से कंसल्ट करके वो अप्रोच कर सकता है इसको बोर्ड को। डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट नहीं कर सकता है, बट प्रोसीजर क्या कहता है कि आप ऑडिट कमेटी से कंसल्ट करें, कोई भी इशू राइज हुआ है एंड दैट केस देन फर्दर वो ऑडिट कमेटी कंसल्ट करेगा किसके साथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में। चलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अपना समझो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो पावर डेलीगेट किया कमेटी को क्या हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऑडिटर एसेस नहीं कर सकता किसको, डायरेक्टर को, कर सकता है। अब पढ़ लेते फटाफट से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा सा गेम है, फटाफट समझ लो। देखो बस फटाफट आ जाओ। अब क्या होता है, डिस्क्लोजर्स के लिए बना हुआ है, तो वही सेम रेगुलेशन है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस का रेगुलेशन, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज 2002। रट्टा मार लो, बुद्धि में बैठा लो, ये रेगुलेशन काम का है बहुत, ठीक है। जब फ्यूचर में कंप्लायंसेस करेंगे ना इंश्योरेंस कंपनीज को, तभी जरूरत पड़ेगी इसका। एनीवेज आइएगा, अभी कह रहा है कैसे डिस्क्लोज होंगे, पीरियोडिकल बेसिस पे होंगे, ये तो बता रहे हैं, तो बता ही रहे हैं। इसके अलावा आईआरडी अलग से नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर्स के लिए भी बोल सकता है, तो पीरियोडिकली वो डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे इंश्योरर को। ऑलराइट, इंश्योरेंस को क्या होता है देखो, आओ देखते फटाफट से पॉइंट। कहता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव, जब हम बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव मतलब इन नंबर्स, ठीक है, इन नंबर्स। नंबर का मतलब क्या है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने क्लेम्स आए, तो कितने आए, हाउ मच, हाउ मेनी, इन सारी एस्पेक्ट्स के हम करते हैं क्वांटिटेटिव में। एंड क्वालिटेटिव मतलब टाइप हो गया, टाइप का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, जैसे किस टाइप के क्लेम्स है, किस तरह के बिजनेस, किस तरह की टाइप की पॉलिसीज हैं। इंफॉर्मेशन ऑन द इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेशियोज, कहता है किसमें, तो 2 तरीके याद रखना, अभी यहाँ पर सिखा रहा हूँ अच्छे से। क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये बात कर रहा है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रेशियोज की। क्वालिटेटिव एंड फाइनेंशियल, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रेशियोज। क्लियर एकदम। देखो सेकंड, एक्चुअल सोल्वेंसी मार्जिन, अभी बताया था सोल्वेंसी मार्जिन का मतलब, जैसे अभी के रूल चल रहा है कितना है, 150% चल रहा है, 100% 50 आईआरडी के थ्रू ने बोल रखा है। मतलब 150% मतलब समझ में आ रहा है कि क्लेम्स भी पे ऑफ करने के बाद में इसके पास इतनी सफिशिएंट एसेट्स होनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट एसेट्स होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था लोअर रिस्क जो है उसके लिए बताया 1:5, अगर एक क्लेम पास कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 5 आपके पास एसेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। और याद रखिएगा ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि समझो यार, फटाफट समझो, जितनी हायर ये होगा ना सोल्वेंसी मार्जिन, आपके लिए उतना अच्छा है। किसी भी कंपनी की फ्यूचर में कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हुई, आप उसका जरूर चेक करें उसका इंसॉल्वेंसी मार्जिन क्या है। अगर उसका सोल्वेंसी मार्जिन क्या है, सोल्वेंसी मार्जिन जरूर चेक करें, क्योंकि सोल्वेंसी मार्जिन ये इंडिकेट करता है कि फिर फ्यूचर में कंपनी के पास एक्सेसिव क्लेम्स भी आ गए, तब भी वो आपको जो गारंटी या फिर ऑफकोर्स आपको जो गारंटी लेके दे रहा है कि हाँ क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इन फ्यूचर में आपके रिस्क को, वो डेफिनेटली करेगा। बट अगर यही सोल्वेंसी मार्जिन अगर कम होता है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, मिनिमम तो बता ही दिए मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन अगर कम होता है, अभी ये 150% है, ये किसने बोला, आईआरडीए ने, तो ये मेंटेन करना है। बट अगर ये किसी कंपनी में 250% है, 300 है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये कंपनी किसी भी कंडीशन में ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा एडवर्सिटी आ जाती है तब भी याद देखेगा कंपनी पे ऑफ कर सकता है, उन क्लेम्स को वेरी है ना कॉम्पनसेट कर सकता है। माय पॉइंट इज दैट ये देखना जरूरी होता है, याद देखिएगा। दूसरा कहता है इंश्योरेंस एंगेज इन लाइफ इंश्योरेंस द डिस्क्लोजर द पेसिस्टेंसी रेशियो। अब पेसिस्टेंसी रेशियो का भी होना बहुत जरूरी है। देखो पेसिस्टेंसी रेशियो होता क्या है बेसिकली, पेसिस्टेंसी रेशियो का मतलब होता है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये याद रखिएगा किस तरह की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती हैं। जैसे सपोज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर 1000 पॉलिसीज इन्होंने सेल करी, बट एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि उसमें से सिर्फ
800 ही ऐसी हैं जो एक्टिव हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 1000 जो है किसमें से आउट ऑफ द 1000 मतलब 200 ऐसी जो नॉन एक्टिव हैं, या तो लैप्स हो गई हैं, उन्हें कंटिन्यू किया गया है, ठीक है, या वो विड्रॉ कर ली गई हैं, या उनको क्लेम्स दिए गए हैं। अब जितना याद देखिएगा ये परसिस्टेंसी, मतलब इस तरह की परसिस्टेंसी कि 1000 हमारे पास पॉलिसी होल्डर थे एंड अभी भी हमारे पास 800 900 1000 अभी भी बने हुए, तो कह रहे हैं परसिस्टेंसी, वो आपके साथ पॉलिसी होल्डर अभी भी है। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को ना इन कैश फ्लो जो होता है, हो जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो अच्छा रहता है, कंपनी के पास कंटिन्यूस पैसा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम आता रहता है। तो कंपनी क्या करता है, अपना लिक्विडिटी भी मतलब मेंटेन रखा है, उसी को इन्वेस्ट करता है मार्केट में, उसी से मनी बनाता है। तो परसिस्टेंसी रेशियो का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से केसेस में कि कितनी आपने पॉलिसीज सेल आउट करी हैं और कितनी अभी भी पॉलिसीज आपके साथ में आ रखी है, पॉलिसी होल्डर्स एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये इसका ज्यादा होना अच्छा। अभी ये भी आप कभी इंश्योरेंस पॉलिसीज लें तो आप ध्यान रखिएगा, आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, आप उसका सोल्वेंसी रेशियो जरूर देखिएगा, पूछिएगा ऑफ कोर्स, एजेंट से पूछेगा सोल्वेंसी रेशियो मुझे बताओ, तो यहाँ पे वो तो उसको बताना सोल्वेंसी मार्जिन क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बताया IRDA ने बता रखा 150% रखना चाहिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है। वहीं आप अगर लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करने वाले मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप परसिस्टेंसी रेशियो जरूर पूछेगा उससे। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ग्रोथ रेट एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये भी देखेंगे। डिस्क्लोजर्स देने हैं सारे, डिस्क्लोज कैसे जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन 2002 उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर्स फॉर द करेक्ट नंबर ऑफ क्लेम्स इंटीमेटेड देन डिस्पोज्ड ऑफ एंड पेंडिंग, ये भी देखिएगा कितने क्लेम्स आपके पास आए हैं, कितने क्लेम्स आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए और कितने पेंडिंग है। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रेशियो, बोलो मेरे साथ में, ठीक है। हमने देखा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेशियोज, सेकंड देखा सॉल्वेंसी मार्जिन, थर्ड देखा परसिस्टेंसी रेशियो, ये सब डिस्क्लोजर्स आ रहा है, ठीक है। सॉल्वेंसी मार्जिन प्लस उसके बाद देखा हम लोग क्या परसिस्टेंसी रेशियो, ये परसिस्टेंसी रेशियो देखिए सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस में स्पेशली करें। फिर आया फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैन इंक्लूड्स व्हाट, ग्रोथ रेट एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन, बोलो ग्रोथ रेट एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन। फिर उसके बाद हम लोग देखें रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर्स, अब ये मतलब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, किस किस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटी केसेस में, क्लियर। फिर नंबर ऑफ क्लेम्स इंटीमेटेड डिस्पोज्ड ऑफ, देखिएगा इंटीमेटेड डिस्पोज ऑफ एंड पेंडिंग, पता कहता है ऑल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ओहो NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनके जितने भी इंटरेस्टेड पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी ना कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका डिस्क्लोजर चाहिए हमको, ठीक है। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप्स कह रहा है, याद रखिए, और ट्रांजैक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ रिम्यूनरेशन पैकेजेस MD CEO को और अदर डायरेक्टर्स को आप जो दे रहे हैं पैकेजेस उसका डिटेल हमको बताइएगा। एंड और याद रखें इनका है ना, इनका जो भी रिम्यूनरेशन दिया जाएगा वो उसके लिए IRDA बता रहा है लिमिट, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। पेमेंट मेड टू द ग्रुप एंटिटीज आउट फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर फंड्स, पॉलिसी होल्डर फंड्स किसको दे रहे हैं, ग्रुप एंटिटीज को, यूजुअली जैसे रीइंश्योरेंस के बिजनेस में करते हैं ये। नाउ वेयर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एक्सटेंड टू द बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब कह रहा है अगर देखिए समझिए आपने अपने फाइनलाइज जो किए होंगे अकाउंट्स देखिए वो बियॉन्ड अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाता है, 90 डेज हो गया कब से, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, स्टेटस ऑन डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज मे बी मेड विद इन 15 डेज ऑफ अडॉप्शन ऑफ द एनुअल अकाउंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंश्योरेंस। फिर यहाँ पर 15 डेज के अंदर तक, कब कह रहे हैं, अगर आपके जो फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें 90 डेज से ज्यादा टाइम हो गया, कब से, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और यूजुअली हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर फिर यहाँ पे IRDA ने बोला कि आपको स्टेटस ऑन डिस्क्लोजर, मतलब ये जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं इनके ऊपर, तो स्टेटस ऑफ डिस्क्लोजर आपको है ना विद इन 15 डेज देना पड़ेगा। 15 डेज कब से, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, याद रखिएगा, एनुअल अकाउंट्स को अडॉप्ट कर लिया बोर्ड ने, अपना मीटिंग बोर्ड में, जब उन्होंने मीटिंग में यहाँ पर क्या बोर्ड ने क्या करा होगा, अपना बोर्ड मीटिंग क्या होगा, अब एनुअल अकाउंट्स को अडॉप्ट का मतलब वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा और उसको अडॉप्ट किया होगा, उसका 15 डेज के अंदर आपको स्टेटस ऑन डिस्क्लोजर कि अभी क्या पोजीशन है इसके ऊपर ना वो बताना पड़ेगा। अगर 90 डेज से बियॉन्ड अगर टाइम दे रहा है तो अब बोर्ड मीटिंग का आप एटलीस्ट स्टेटस बताइएगा फिर हमको इसका,
90 डेज से बियॉन्ड हो गया, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर बोल रहा हूँ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अभी 90 डेज से ज्यादा टाइम हो गया, 90 डेज के अंदर कर लेते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर फाइनलाइज नहीं हो आपके एनुअल अकाउंट्स तो बोर्ड मीटिंग में आपने अडॉप्ट किए होंगे, उसके विद इन 15 डेज आपको स्टेटस बताना पड़ेगा, क्या स्टेटस चल रहा है डिस्क्लोजर्स का, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर आज देखो कि अगर डाउट रह गया है, क्लैरिटी नहीं है पॉइंट पर, ऑफ कोर्स अनार का व्हाट्सएप पे पूछो, वहां तो तुम पूछते ही हो तो खूब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो, याद रखिएगा आज स्पीड टेस्ट है। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।